हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। अगर मैं न्यूट्रिशन से कंपेयर करूँ रेस्पिरेशन को तो ये काफ़ी इजी टॉपिक है और काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब न्यूट्रिशन से अगर मैं रेस्पिरेशन की तरफ बढ़ूँ तो कुछ बेसिक्स को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। पहले तो न्यूट्रिशन के जस्ट बाद हम रेस्पिरेशन क्यों पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन होता क्या है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, देन रेस्पिरेशन हमें किन किन के अंदर पढ़ना है। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमें रेस्पिरेशन एनिमल्स के अंदर पढ़ना है। ठीक है, एनिमल्स में वेराइटी प्लस ह्यूमन हमें इसी के अंदर डील करनी है। एंड फिर एक क्विक हम प्लांट्स को भी देख लेंगे, प्लांट्स किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। एंड देन हमारा फोकस होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। अभी हम सबसे पहले देखो, पहली आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा ह्यूमन। मेरा आज का फोकस है ह्यूमन। चलो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। पहले तो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, देखो अभी अपन ने पढ़ा, न्यूट्रिशन अपन ने कंप्लीट किया, हमने पढ़ा कि हमने फूड लिया, फूड को हमने डाइजेस्ट किया और फाइनली इससे क्या निकाले, न्यूट्रिएंट निकाले। ठीक है, क्योंकि मैं रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट की बात करूंगी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो आपने कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ तोड़ के पहली स्टेप माउथ में तोड़ी तुमने, फिर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट और फाइनल स्टेप स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई। सो माउथ प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया कंप्लीटली। ठीक है, और फाइनली आपको यूनिट मिली ग्लूकोज। देखो काफी कुछ मिला था, गैलेक्टोज भी मिला था, फ्रक्टोज भी मिला था, बट एक्चुअली में जिस फॉर्म में सेल कार्बोहाइड्रेट लेती है या जिसको मेटाबोलाइज करती है वो ग्लूकोज होता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज ही कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास ग्लूकोज। अब ग्लूकोज आने के बाद हमारे अकॉर्डिंग तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया, तो क्या ये फाइनल है, क्या इसी से एनर्जी निकल गई? नहीं। देखो ग्लूकोज देखा जाए तो कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म आ चुका है, बट अभी भी इसके अंदर एनर्जी अंदर है, ये टूटा नहीं है, इसको मुझे और तोड़ना पड़ेगा अगर मैं इसमें से एनर्जी निकालना चाहती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके की विलायें होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें हम विलायें बोलते हैं। ये विलायें क्या करती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स को ये ग्लूकोज दे देती है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो अपन को पता है। फिर ब्लड जाएगा भागा भागा पूरी बॉडी की सेल्स तक, क्या पहुंचाएगा, ग्लूकोज। तो इमेजिन करो ये तुम्हारी बॉडी की सेल्स है, हमारे पास अराउंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, तो इसमें से मैंने सिर्फ 3 बना दी। अब क्या होगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, सारी सेल्स को ब्लड क्या प्रोवाइड कर देता है, ग्लूकोज प्रोवाइड कर देता है। तो अभी मेरी सेल के पास क्या आ चुका है, ग्लूकोज। तो क्या ये फाइनल स्टेप है, अब बस ग्लूकोज जाते ही टूट जाएगा? तो नहीं प्यारे बच्चों, इसके अंदर भी काफी सारी डिटेल होती है। ठीक है, इतना बेस समझ आया कि न्यूट्रिशन के जस्ट बाद हम रेस्पिरेशन क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी तुमने तोड़ा है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, जो फाइनल अपन ग्लूकोज लाए हैं, इस ग्लूकोज को हम सेल्स को देंगे और इस ग्लूकोज से सेल्स एनर्जी बनाने वाली है। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं ये अपन देखते हैं। देखो ये है मेरी सेल, इमेजिन करो, और इसके जस्ट अंदर अभी ग्लूकोज आया है। ठीक है, कहां से आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड इसको लेकर आया है। ठीक है, सेल के पास ग्लूकोज आया, अगर मुझे इसमें से एनर्जी निकालनी है तो मुझे इसको और तोड़ना पड़ेगा। मीनवाइल आप क्या कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं ना सिर्फ डाइजेशन करते हो तो डाइजेशन ही करते हो, नहीं, मीनवाइल आपकी बॉडी के सारे सिस्टम काम करते रहते हैं। सो मीनवाइल तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है। ये लो, ये मैंने एक छोटा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना दिया। क्या कर रहे हैं अपन, हवा अंदर ले रहे हैं, हवा बाहर छोड़ रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं ढंग से बोलूं तो अपन हवा नहीं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। ये अपन कंटिन्यूसली कर रहे हैं। ठीक है, इस ऑक्सीजन को भी हम किसको दे देंगे, ब्लड को दे देंगे। ये लो ऑक्सीजन दे दिया ब्लड को, ब्लड भागा भागा, देखो ब्लड का काम ही हर जगह सब कुछ पहुंचाना है, तो ब्लड भागा भागा सारी सेल्स को क्या पहुंचा देता है, ऑक्सीजन। तो अभी सेल के पास ग्लूकोज भी आ चुका है, अभी सेल के पास ऑक्सीजन भी आ चुका है, दोनों चीजें आ गई, बस अब तो कुछ नहीं, फाइनल तोड़ो। अब हम कर देंगे ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का क्या कर दिया जाता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से तुमको क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट चीज ATP।
जिसके लिए इतनी मेहनत की है, जिसके लिए तुमने खाना खाया, पचाया, और फाइनली इसी स्टेप से तुम निकालोगे मेन एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं एटीपी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म होता है एटीपी का। ये बेसिकली एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिन्हीं को हम यूज कर करके अपना दिन भर का काम करते रहते हैं, ठीक है। बट अलोंग विद दिस एटीपी हम कुछ कचरा भी निकालते हैं, CO2 बिल्कुल एकदम फालतू कचरा है जिसको हमारी बॉडी यूज ही नहीं कर सकती, प्लस H2O भी बनता है। ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, बट आगे जाके अपन बैलेंस कर लेंगे। ये जो स्टेप तुम्हारे सेल्स के अंदर हो रही है, इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्लियर है? इतनी बात अपन को क्लियर है। अब अपन देखते हैं कि रेस्पिरेशन का कुछ स्टेप्स होती हैं या हम डायरेक्टली ऐसे ही करते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेशन में, वो अपन देखते हैं। देखो, दो चीजें हैं। रेस्पिरेशन जब आप पढ़ रहे हो तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं। पहली चीज आती है ब्रीदिंग, एंड देन आता है अपना ये जो मेन रेस्पिरेशन स्टेप है। एक्चुअली में इस टोटल को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। देखो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जनरली क्या होता है, हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन बोल देते हैं, नहीं, बट ब्रीदिंग इज बेसिकली पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ये इसका पार्ट है रेस्पिरेशन का। क्या होता है, जो आपने सांस अंदर ली और जो आपने सांस छोड़ी, इनहेल एक्सहेल जो आप कर रहे हो, उससे आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो और CO2 को आप बॉडी के बाहर फेंक रहे हो। तो ये तो बस सिंपल एक्सचेंज हो रहा है। मेन इस ऑक्सीजन को आप कहाँ यूज करोगे, रेस्पिरेशन में यूज करोगे। सो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कोई दोनों अलग टर्म्स नहीं है। रेस्पिरेशन एक बड़ा सा टर्म है, उसका पार्ट है ब्रीदिंग। तो अब अगर मैं रेस्पिरेशन को डिफाइन करूं तो क्या होगा रेस्पिरेशन। देखो, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें पहली चीज तो आप ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, फिर उसको कहाँ पहुंचाते हैं, बॉडी की सेल्स तक पहुंचाते हैं। उसके बाद सेल में प्रेजेंट ग्लूकोज, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, रुको। ऑक्सीजन लिया, सेल्स तक पहुंचाया, सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन के कारण आप इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर देते हो, और ऑक्सीडेशन होने से क्या बन जाता है फाइनली, एनर्जी। यही है हमारी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। और दूसरी बात, ये जो आपने ऑक्सीजन अंदर ली है, प्लस इस रेस्पिरेशन के बाद जो एनर्जी के साथ कचरा यानी कि CO2 बना है, इसको जो तुम बॉडी से बाहर निकाल रहे हो, इसको ही हम बोल देते हैं ब्रीदिंग। दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। क्लियर है इतनी बात अपन को? चलो अब आगे चलते हैं। क्योंकि तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होंगे, तुम्हें पता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, बट अभी के लिए मान लो तुमको पता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो रही है, तो ह्यूमंस तो क्या करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। हम दिन भर सांस लेते रहते हैं, सांस छोड़ते रहते हैं, तो हम तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, नोज से। ये देखो, ये नोज से। तो हमारा ये जो पहला पार्ट है जो इन्वॉल्व है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो क्या है, बेसिकली नोज, ठीक है। नोज के बाद यहाँ पे दो छेद होते हैं, ठीक है, दो छेद है, सबके पास दो ही छेद है नोज में, और यहाँ से अपन अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट यहाँ पे जो होता है, इसे हम बोलते हैं नेजल कैविटी। ये लो, ये मार्क हो रहा, इसे हम क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। और बीच से वो डिवाइडेड होता है सेप्टम के थ्रू, यानी कि जो तुम्हारी नाक है उसमें ये वाले जो पार्ट है ये ओपनिंग है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे नेजल कैविटी। इट इज डिवाइडेड, या तुम कह सकते हो सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सेप्टम, ठीक है। अब आओ, नेजल कैविटी के बाद ये वाला जो पार्ट है, इसके नेक्स्ट नीचे की तरफ चलो। देखो, ये नीचे की तरफ चलो। हालांकि ये पार्ट अपन डाइजेशन में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं क्विकली पढ़ा रही हूँ। देखो, ये वाला जो पार्ट है नीचे की साइड, ओरल कैविटी होता है, तुमको पता है। पैलेट इससे सेपरेट करता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हार्ड पैलेट इसको सेपरेट करता है। फिर ये रहा ओरल कैविटी, इसके जस्ट ऊपर ये रहा हमारा नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से चला 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 ये कहाँ पर आ गया, फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स के 3 पोर्शन पढ़ चुके हैं अपन, क्या क्या थे, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये इधर जो दिख रहा है, इट विल बी नेजोफेरिंग्स, ठीक है। आगे चलो, फेरिंग्स से नीचे आओगे आप इस एरिया में जिसको हम बोलते हैं लेरिंग्स, योर वॉइस बॉक्स, जिससे तुम अपनी आवाजें निकालते हो। सो फेरिंग्स के जस्ट नीचे आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद ये जो लंबा सा पाइप जैसा आ रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया फर्दर डिवाइड कर जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई या ब्रोंकस। सिंगल को ब्रोंकस बोल देते हैं, वैसे ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई अंदर जाके बढ़िया डिवाइड करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, फिर और डिवाइड कर जाएगा, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। यहाँ पे मार्क नहीं हो रहा, मैं मार्क कर देती हूँ। अंदर जाके वो और डिवाइड होके क्या बना देता है, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और फाइनली जो ब्रोंकियोल्स इस तरीके से डिवाइड हुई हैं,
they will end up forming structures like this, bag like structures called as air sac, या अपन इसको बोल लें alveoli. क्लियर है? ये एक बेसिक फॉर्मेट हो गया जिसमें अपन पूरा एयर अंदर लेते हैं और इसी को ही रिवर्स कर दो तो इसी से हम अपनी CO2 बाहर निकालते हैं. क्लियर है? ये डायग्राम क्लियर है अपन को? हालांकि तुमको पता ही है, सो इतना ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं. अब आ जाओ यहाँ पे. ये जो ट्रैकिया है ये जब ब्रोंकाई में डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में अंदर एंटर करता है जिन्हें हम बोलते हैं लंग्स. तो हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स है, अ पेयर ऑफ लंग्स. ठीक है. फिर नीचे ये जो फाइनल स्ट्रक्चर जो बहुत ही जरूरी जो हमारे पास है, मैमल्स के पास है, दिस इज कॉल्ड एज डायफ्राम. अब इसी को ही एक एक करके क्विकली अपन पढ़ते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट. पहला पार्ट आता है नेजल पैसेज, यानी कि ये वाले स्ट्रक्चर को अपन यहाँ को अपन डिस्कस करने वाले. देखो नेजल पैसेज में जो मैं बता रही हूँ वही याद समझना है, बाकी सब लेबलिंग्स याद नहीं करनी. देखो ये दिखा रहा है आपकी नाक का पोर्शन है और ये अपने मुंह का, तो डेफिनेटली मुंह से जो खुलेगा यहाँ पे तो आपकी ओरल कैविटी आ रही है. सो दिस इज योर ओरल कैविटी. ओरल कैविटी में आगे की तरफ अपन पहले पढ़ चुके हैं. आगे का साइड जो होता है, ऊपर का आगे का साइड वो होता है हार्ड पैलेट, पीछे की साइड जाता है वो होता है सॉफ्ट पैलेट. ये देखो ये रहा सॉफ्ट पैलेट यूव्यूला और ये रहा अपना आगे की साइड हार्ड पैलेट. इस हार्ड पैलेट का काम क्या होता है? ये नेजल चैम्बर और ओरल चैम्बर को सेपरेट करना. ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि ये वाला पार्ट इसको और इसको सेपरेट कर देता है. सो दैट क्या होगा, ऊपर का काम अलग चलेगा, नीचे का काम अलग चलेगा. ठीक है, हमें पता है ये सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, हार्ड पैलेट. ठीक है, चलो इतना अपन को पता है. अब आओ इधर वाले एरिया में क्या क्या है. देखो यहाँ पे जब मैं इसकी बात करूँ, ये जो अपना ओरल कैविटी के जस्ट ऊपर जो नेजल कैविटी है ना, ये वाला एरिया मेन, इस पे फोकस करो. यहाँ पे कुछ डेफिनेटली बोन्स वगैरह जो चल रही है ये सब अपन को याद नहीं करना, ये अपन को याद नहीं करना. डायरेक्टली आओ यहाँ पे क्या क्या होता है. देखो यहाँ पे होते हैं पहली चीज तो हेयर, यू नो इट. पहली चीज तो यहाँ पर होता है हेयर. सेकेंड चीज यहाँ पर होता है म्यूकस. ठीक है, पहला काम क्या होगा जब आप सांस अंदर लोगे. ठीक है, सिंपल सी बात है, सांस अंदर ले रहे हैं तो भाई नाक को थोड़ी पता है तुम कैसी सांस ले रहे हो. कभी कभी तो आप बड़ी साफ जगह पे बैठते हो, कभी आप एकदम से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, धुआं धाई हो रहा है, वो भी अपन सांस के फॉर्म में अंदर ही ले रहे हैं. ठीक है, तो क्या वो क्लियर हवा है? बिल्कुल भी क्लियर नहीं है. तो हमें उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा. प्योरीफाई का मतलब उसमें से कचरा हटाना पड़ेगा. तो यहाँ पे हेयर एंड म्यूकस यही काम करते हैं. जो भी हम एयर अंदर ले रहे हैं उसको क्लियर करने का, या यूं कह सकते हैं हम क्लियर की जगह अपन क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, डर्ट हटाने का. ठीक है, उसके अंदर से डस्ट पार्टिकल्स हटाने का, ये काम यहाँ पर होता है. ठीक है, तो जैसे ही मैं ब्रीद इन करूंगी, ब्रीद इन करते ही जो भी होगा डस्ट पार्टिकल वगैरह सब मिल मिला के मेरी एयर के साथ अंदर आएंगे. यहाँ पर हेयर क्या करेगा, उसको फिल्टर करता जाएगा. ये क्या करता जाएगा, इसको फिल्टर करता जाएगा. फिल्टर जैसे अपन वो घर पे फिल्टर नहीं लगा रखे हैं, पानी को फिल्टर कर करके पीते हैं, वैसे हमारा नेचुरल फिल्टर यहाँ पर है. वो हवा में से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उनको ट्रैप कर लेता है, ऐसे पकड़ लेता है. देखो यहाँ पे जिसकी इमेज बन रही है, इसकी नाक में देखो बाल दिख रहे हैं तुमको, दिख रहे हैं तुमको बाल? किसी किसी के बाहर भी निकल रहे होते हैं, ज्यादातर के अंदर ही होते हैं. ठीक है, तो ये जो बाल हैं ये बहुत ही काम के हैं. ये बाल क्या करते हैं, जैसे ही अपन सांस अंदर ले रहे हैं उसमें से जितने भी डस्ट पार्टिकल है उनको रोकते जाते हैं. ओके, डस्ट पार्टिकल को रोक के वहीं के वहीं ये जो म्यूकस होता है, ये वही जिसको जुकाम हो जाता है, बहुत ज्यादा म्यूकस निकलने लग जाता है ना, वैसा थोड़ा थोड़ा अपने अंदर निकलता रहता है. वो म्यूकस क्या करेगा, उन डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा. ओके, और ट्रैप करके यहीं रोक देगा. अब जो अंदर हवा जाएगी वो कैसी जाएगी, फिल्टर एयर जाएगी. क्लियर है? तो पहला काम यहाँ पर क्या हुआ है, हेयर एंड म्यूकस ने जो भी अपन ने एयर अंदर ली है उसमें से सारे कचरे को सेपरेट करके हवा को फिल्टर करके ही अंदर भेजा है. क्लियर है? चलो यहाँ का काम क्लियर हो गया. अब आ जाओ पीछे की तरफ. यहाँ पर ना नेजल अपने यहाँ पे इधर की साइड तो अपन चल रहे हैं अंदर 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 अंदर, इधर की साइड इंटरनल लेयर्स होते हैं अपने, इंटरनल लेयर्स. इंटरनल लेयर्स क्या होता है, देखो जब आप खाना खा रहे होते हो, यहाँ पे मैंने खाना रखा, मैंने बताया था यूव्यूला का काम होता है कि वो लिफ्ट अप करके अपने इंटरनल लेयर्स को बंद कर देता है. तो तुम्हें अब काम समझ आ जाएगा. ये रहा आपका यूव्यूला, ये हल्का सा लिफ्ट अप करके इस पार्ट को बंद कर देगा. ठीक है, जैसे पार्ट बंद होगा आपका खाना नीचे ही जाएगा, ऊपर जा ही नहीं सकता. बात समझ रहे हो? वापस सुनो.
यहाँ पे ये यूव्यूला है, ये अपना इंटरनल लेयर्स है। जैसे ही आप खाने को अंदर लेने वाले होते हो, कहीं खाना गलती से इधर ना चला जाए, पहले ही यूव्यूला थोड़ा सा लिफ्ट अप करके, लिफ्ट अप ऊंचा होकर, यूं है ना, हल्का सा ऊंचा होकर ये वाला पाथ को बंद कर देता है। अब आपका खाना यहाँ एंटर नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली वो नीचे ही जाएगा। ये है काम यूव्यूला का। क्लियर है? चलो, नेजल पैसेज खत्म होता है, अब हम आगे चलते हैं। इसी बात को इस डायग्राम में भी दिखा रखा है, ये अपन पढ़ ही चुके हैं। देखो, ये वाला जो पार्ट है ये अपना नेजल कैविटी है, ये पार्ट यूव्यूला है, ये लिफ्ट अप करके इंटरनल लेयर्स बंद कर देता है। अब आ जाओ इधर वाले रीजन में, ये फेरिंग्स रीजन में। अपन को ये बात पता है कि ये वाला जो रीजन फेरिंग्स का यहाँ से शुरू होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स। ओके, ये वाला जो पार्ट होगा इधर की साइड वाला, वो ओरोफेरिंग्स होगा, और यहाँ वाला जो पार्ट होगा इट विल बी लैरिंगोफेरिंग्स। ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। यहां से हवा अंदर जाएगी, अंदर जाएगी, अंदर जाएगी, अंदर जाएगी, यहाँ पे हो जाओ। फेरिंग्स, कॉमन रीजन, ये पूरा यहाँ से जो चल रहा है ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या है? हमारे लिए एक कॉमन रीजन है। फेरिंग्स एक कॉमन रीजन है किसके लिए? एयर के लिए और खाने के लिए। हवा और खाने के लिए ये पहला और आखिरी पॉइंट है जो कि कॉमन है। यहीं से हवा ले रहे हो, यहीं से खाना ले रहे हो, तो यहाँ की साइड ना एक कॉमन पैसेज बन जाता है हवा और खाने के लिए। बट यहाँ से अब डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ के बाद, अब के बाद इनकी कोई भी डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी। कैसे? इमेजिन करो, ये है अपना फेरिंग्स, इमेजिन कर लो। यहां से ये दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है। ये देखो, इस तरीके से दो रास्तों में डिवाइड हो गया। आगे वाला जो रास्ता खुलता है इसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस, पीछे वाला जो रास्ता खुलता है इसे हम बोलते हैं गुलेट। ग्लॉटिस एंड गुलेट। ग्लॉटिस अपना आगे जाके इस तरीके से क्या फॉर्म कर लेता है, आगे जाके यहाँ पर लैरिंग्स आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ट्रैकिया आ जाएगा। इन शॉर्ट, आगे वाला जो पार्ट है ये आपका क्या बन जाता है? रेस्पिरेटरी पैसेज। ठीक है, फिर आओ पीछे वाले पार्ट पे। पीछे वाला पार्ट अपना क्या बन जाता है? ईसोफेगस। इन शॉर्ट, मैंने क्या किया, ये मेरा ट्रैक है, अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब तुम ना आगे पीछे इमेजिन करो, ये यहाँ पे मैं साइड व्यू दिखा रही हूँ, अपन को इमेजिन करना है जैसे मैं यूं खड़ी हूँ और यहाँ पे डिवीजन दिखा रहे हैं। तो आगे की साइड आपका जो पार्ट आएगा, वो ये जो आगे की साइड दिखाना चाह रहा है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? आपका विंड पाइप, या अपन कह सकते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक। और पीछे, इसके जस्ट पीछे जो पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं हमारा फूड पाइप या ईसोफेगस, या हमारा पीछे वाला डाइजेस्टिव ट्रैक। तो आपका आगे वाला जो ट्रैक है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, पीछे वाला जो ट्रैक है वो तुम्हारा कौन सा वाला ट्रैक है? डाइजेस्टिव ट्रैक है। इतनी बात क्लियर होगी? सो ये पूरी बात अपन को बिल्कुल क्लियर है। इसमें और कुछ बचा नहीं। हाँ, एक पॉइंट बच रहा है, एपिग्लॉटिस। देख लो, यहाँ पे ये जो ग्लॉटिस है इसके ऊपर इस तरीके की एक कार्टिलेज होती है। दिस इज अ कार्टिलेज, और इस कार्टिलेज को हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। देखो, नाम से पता चलता है, एपीग्लॉटिस नाम से। देखो, एपी वर्ड का मतलब होता है ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर। तो ये रहा ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर इस तरीके से एपीग्लॉटिस है। जैसे ही आप खाना खाने वाले होंगे, इस मैकेनिज्म को समझो, जैसे ही आप खाना खाने वाले होंगे, इधर से तो अपन ने बंद कर ही दिया था, इधर जब आप आ रहे हो, ये एपीग्लॉटिस क्या करेगा? इस एरिया को कवर कर देगा। जैसे ही इस एरिया को कवर कर देगा, खाना खिसक के ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा? आपका ईसोफेगस में। इधर की साइड भी यही चीज देख लो, यहाँ पे ये खुला हुआ है, ये बंद हो गया, तो खाना खिसक के ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा? आपके फूड पाइप में। ये सारे तरीके हैं हमारी बॉडी के कि कहीं गलती से भी खाना आपके यहाँ या यहाँ ना चल जाए, अदरवाइज कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। ये सब अवॉइड करने के लिए ही एपिग्लॉटिस होता है। तभी हम कहते हैं ना, खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि अगर आप खाना खाते वक्त बातें करोगे तो डेफिनेटली आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्ट होता है, और कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, आप बोल भी रहे हो और डेफिनेटली खा भी रहे हो तो दिक्कत हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? जब आप खाना स्वलो करने वाले होते हो और एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेती है, उस पर्टिकुलर टाइम या उस पर्टिकुलर क्षण के लिए आपकी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है। फॉर दैट ड्यूरेशन योर ब्रीदिंग स्टॉप्स, सिर्फ उस ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। इसीलिए जब तुम बातें भी करते जाते हो, खाना भी खाते जाते हो, सांस भी लेते जाते हो, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और इस कंफ्यूजन में ये बंद होना भूल जाता है। और अगर ये बंद होना भूल जाता है तो जिसको अपन कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना, ठसका लग जाना, दैट हैपन्स जस्ट बिकॉज क्योंकि ये एपिग्लॉटिस इसको कवर नहीं कर पाया। कभी कभी आपके इंटरनल लेयर्स कवर नहीं हो पाते, तुमने देखा भी होगा पानी निकल जाता है नाक में से लोगों के। इट्स ऑल बिकॉज ये दोनों ओपनिंग्स प्रॉपरली क्लोज नहीं हुई। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, ईजी है बहुत।
अब आ जाओ नेक्स्ट पोर्शन पे, लेरिंग्स के। आपका आगे वाला ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स डिवाइड हुआ, आगे पीछे डिवाइड हो गया, आगे। अब हमें सिर्फ आगे पे फोकस करना है, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे। पीछे वाला अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं न्यूट्रिशन में। तो आपका जो फूड पाइप क्या, विंड पाइप या विंड पाइप भी मत बोलो, अभी फेरिंग्स ही बोलो। फेरिंग्स जो है वो किस में डिवाइड हुआ था, ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस जाके ओपन कर जाता है लेरिंग्स में, ठीक है, इस तरीके का। तो ये लेरिंग्स हमारे इस तरीके से होता है। ये देखो, ये कार्टिलेज फ्लैप दिखाया है, एपिग्लॉटिस। ये एक्चुअली आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये एपिग्लॉटिस यूं क्यों खड़ा है, नहीं, थोड़े ना पोजीशंस का डिफरेंस दिखता है। अभी आपको फ्रंट से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको एपिग्लॉटिस ऐसे खड़ा हुआ दिख रहा है। तो एपिग्लॉटिस यूं ढककर उधर वाला पाथ कवर कर लेगा, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ पे जो जो बातें याद रखनी है वो क्या है, ये देखो, ये आपका जो एंटायर स्ट्रक्चर है, ये पूरा, ये हमारा लेरिंग्स है, यहाँ तक। इसी पार्ट को मैं लेरिंग्स बोलूंगी। इसके आगे वाला पार्ट है वो ट्रैकिया है। सो ऊपर का ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सिर्फ इसी को ही हम लेरिंग्स बोलते हैं। एक्चुअली में तो ये 4 टाइप की कार्टिलेज से बना हुआ होता है। 4 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, 4 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। चारों का नाम हमें याद करना ही नहीं है, ठीक है। एक थायराइड कार्टिलेज होती है, क्रिकॉइड होती है, एरिटेनॉइड होती है, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी होती है। ये अपन को याद नहीं करनी, चारों बस पता होनी चाहिए। मैंने बता दी कि 4 कार्टिलेज है। मेन बात पे आओ, लेरिंग्स जो है ये वो ही पार्ट है जिसके कारण हम आवाज निकाल पा रहे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि आप इसी से आवाज प्रोड्यूस करते हो, इसको साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसको साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं से ही आप आवाज निकालते हो। कैसे निकालते हो आप आवाज, उसका रीजन है, आपके पास यहां पर होते हैं वोकल कोड्स। क्या होते हैं हमारे पास, वोकल कोड। हमारे पास 2 पेयर ऑफ वोकल कोड होते हैं। वी आर हैविंग 2 पेयर्स ऑफ वोकल कोड। एक होता है हमारा फॉल्स वोकल कोड और एक होता है हमारा सच्चा वोकल कोड। एक होता है फॉल्स वोकल कोड, एक होता है सच्चा वोकल कोड। जो फॉल्स वोकल कोड होता है, जो ऊपर की तरफ होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है, वो पिंक पिंक सा दिख रहा होता है। मतलब मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रही क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, बट तुम इमेजिन कर लो अंदर की तरफ ऐसे ये है, ये आप इमेजिन कर लो आपका फॉल्स है और इसके नीचे वाला जो है आपका ट्रू वोकल कोड है। ऊपर वाला पिंक पिंक सा स्ट्रक्चर होता है, इसका सिर्फ एक ही काम होता है, इसको फॉल्स इसलिए बोला है क्योंकि ये आवाज प्रोड्यूस नहीं करता, ये कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं करता। इसका सिर्फ इतना काम है, नीचे वाले को मॉइस्चर प्रोवाइड करना। यानी कि जो मेन पार्ट, जो मेन वोकल कोड आवाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको ये क्या प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर। ये क्या प्रोवाइड करता है उनको, मॉइस्चर। तभी तो देखो हर थोड़ी थोड़ी देर में जब अपन बोलते हैं अपन को पानी पीना पड़ता है, क्योंकि आवाज बार बार निकालने में आपको बहुत ज्यादा इस एरिया को मॉइस्चर वाला, मतलब मॉइस्चराइज रखना पड़ता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो देखो बोलते जाओगे तो ड्राई हो जाएगा ये एरिया। तो आपका ऊपर वाला, या यूँ कह सकते हैं फॉल्स वोकल कोड, आपके ट्रू वोकल कोड को मॉइस्चर प्रोवाइड करता रहता है कि भाई सूख मत जाना, तुझे ही बोलना है, ठीक है। आगे आओ नीचे वाले पे, ट्रू। सच्चा वोकल कोड वो है जो असली में आवाज निकालता है, जिसके कारण आपकी आवाज निकलती है। तो वही एयर के वाइब्रेशन से तुम अपने सुर निकालते हो। सो वॉइस इसके कारण प्रोड्यूस होती है, जिसे हम फोनेशन भी बोल देते हैं। तो अपन को पता चल गया हमारे पास 2 पेयर ऑफ वोकल कोड है, एक सच्चे वाले एक झूठे वाले। झूठे वाले सिर्फ मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, सच्चे वाले असली वाली आवाज निकालते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, लेरिंग्स के अंदर के वोकल कोड की, बस इतना याद रखना। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट विल बी ट्रैकिया। लेरिंग्स के जस्ट बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। देखो ट्रैकिया को ही हम प्यार से बोलते हैं विंड पाइप, जिसको अपन बचपन से विंड पाइप करते आ रहे हैं, ये वही ट्रैकिया है, ठीक है। ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये रहा अपना लेरिंग्स खत्म हो रहा है, यहाँ से अपना ट्रैकिया शुरू हो रहा है, ये रहा अपना ट्रैकिया। ये दिख रहा है तुमको लंबा सा पाइप जैसा स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं ट्रैकिया। इस ट्रैकिया में इस तरीके की कुछ रिंग्स दिख रही होंगी आपको, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस तरीके की आपको रिंग्स दिख रही हैं। ये रिंग्स जो हैं, जैसे ये ट्रैकिया है तो ये रिंग्स सिर्फ आगे की तरफ कवर कर रही हैं, पीछे की तरफ नहीं है। क्या है, देखो ये है अपना ट्रैकिया और ये अपना पीछे की तरफ चल रहा है फूड पाइप। हालांकि मैंने डिस्टेंस बना दिया, इतना डिस्टेंस है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, ध्यान से सुनना।
इसमें सिर्फ आगे की तरफ ऐसे अपनी रिंग्स दिख रही हैं, पीछे की तरफ नहीं है। पीछे की तरफ क्यों नहीं है? क्योंकि ये रहा आपका विंड पाइप, इसके जस्ट पीछे होता है आपका फूड पाइप, देख रहे हो ऐसे सा होता है कुछ, ठीक। अगर ये पूरा कवर कर लेती, अगर ये पूरी पूरी रिंग्स होती, तो तुम अपने फूड पाइप को ऐसे पेरिस्टाल्सिस नहीं करवा पाते, ये करवाते हैं ना अपन पेरिस्टाल्सिस। अगर पूरी पूरी विंड पाइप कवर्ड रहती तो आपका फूड पाइप पेरिस्टाल्सिस नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसा ना हो, विंड पाइप पे सिर्फ आगे की तरफ कार्टिलेज रिंग है। तुम ऐसे समझो, ये पूरा चूड़ी स्ट्रक्चर अगर है तो कार्टिलेज पूरा का पूरा कवर हो रहा है। ऐसा ना हो के सिर्फ आगे की तरफ है, सिर्फ आगे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं। पीछे की तरफ इसलिए नहीं ताकि पीछे का जस्ट ऐसे लगा हुआ फूड पाइप पेरिस्टाल्सिस कर पाए। क्लियर है? ये जो आगे की तरफ रिंग्स है, पहली बात मैंने क्या बताई, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स है। कितनी है? तो ये 16 से 20 कार्टिलेज रिंग्स होती हैं, अराउंड 16 से 20 रिंग्स होती हैं, जो कि ट्रैकिया प्लस आगे ये जो जा रही है ना, ये जो ट्यूब्स डिवाइड हो रही हैं, जिनको हम आगे बोलेंगे ब्रोंकाई या सिंगल को ब्रोंकस, इनमें भी होती है, ठीक है। तो ट्रैकिया में होती है प्लस ब्रोंकाई में भी होती है ऐसी कार्टिलेज रिंग्स, वहाँ पे भी वही इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। अब ये करती क्या है, देखो क्यों है, ये सिंपल है। आप सांस अंदर ले रहे हो, आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, ऐसा ड्यूरेशन भी तो आ रहा है जब यहाँ पे सांस नहीं है। ऐसा तो नहीं ना तुम हमेशा अपनी सांस भर के बैठे रहते हो ट्रैकिया में, नहीं। जैसे गुब्बारे में आपने हवा डाली, ये कोई बलून है, इसमें हवा डाली, जैसे ही हवा निकाल दोगे ये पिचक जाएगा, बलून ऐसा ही होगा ना। बलून में हवा डालोगे फूल जाएगा, बलून से हवा निकाल दो पिचक जाएगा, ऐसा सा हो जाएगा। ये लो, ये हो गया, ये छोटा सा बन जाता है बलून श्रिंक होके। सो इसके लिए मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ, दैट इज कोलैप्स। कहाँ लिखें? ये ऐसा सा हो गया, ठीक है। तो आप याद रखो एक वर्ड, दैट इज कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या होता है, अगर ट्रैकिया को इसी बलून की तरह इमेजिन करो, हवा अंदर जा रही है, हवा बाहर आ रही है, तो इस बीच में जिस भी टाइम पे इसमें हवा नहीं होगी, अभी कार्टिलेज रिंग को हटा दो, अगर नहीं होगी तो ये ऐसे पिचक जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। फिर हवा आई, ये ऐसा हो जाएगा, फिर हवा गई, पिचक जाएगा। तो क्या ऐसा तुम अफोर्ड कर पाओगे? ट्रैकिया कभी खुल रहा है, कभी पिचक रहा है, कभी खुल रहा है, कभी पिचक रहा है, मर जाएंगे अपन ऐसा होता तो ऐसा ना हो, इसलिए इन्होंने बीच में ऐसे ना रिंग फंसा दी, इसमें ये पहले खुल रहा है, ये पिचक रहा है, ऐसा ना हो तो हमने इसमें बीच में रिंग्स फंसा दी। अगर रिंग्स फंसा दी तो हवा चाहे अंदर जाए, हवा चाहे बाहर जाए, चाहे ये एरिया खाली हो जाए, तब भी ये पिचकेगा नहीं, यानी कि इट विल नॉट कोलैप्स। तो ट्रैकिया का काम होता है कि इवन इन एब्सेंस ऑफ एयर कहीं तुम्हारा ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए, इसके लिए ट्रैकिया में क्या है, कार्टिलेज रिंग्स हैं, जो कि कितनी है, अराउंड 16 to 20। खत्म, ट्रैकिया खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो पार्ट दिखा रहा है वो है कंडक्टिंग एंड रेस्पिरेटरी जोन्स। ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, देखो एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हवा भी जा रही है, हवा आ भी रही है, तो भाई मेन एक्सचेंज कहाँ से होता है? तो अभी तक जितना पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, कहाँ से कहाँ तक, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम नोज, नोज से लेकर अभी अपन कहाँ तक आ चुके हैं, ट्रैकिया तक अपन पहुंच चुके हैं। ट्रैकिया से अभी अपन ब्रोंकाई भी चले जाएंगे, आगे जो अपन डिवाइड करेंगे ब्रोंकाई भी आएगा और ब्रोंकियोल्स भी आएगा। यहाँ तक का एरिया, यहाँ पे मेन गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ लाना ले जाना हो रहा है, समझ लो तुम बात। यहाँ पे सिर्फ हवा जो अंदर आई है उसको अंदर ले जाया जा रहा है, और जो CO2 कचरा अंदर बना है उसको बाहर ले जाया जा रहा है। सो इट इज जस्ट फॉर ट्रांसपोर्ट, ये सिर्फ वो रास्ता है जहाँ से सिर्फ हवा जा रही है, हवा आ रही है। क्योंकि यहाँ पे मेन एक्सचेंज नहीं होता, इसलिए इस एरिया का नाम क्या रख दिया, कंडक्टिंग जोन, जो सिर्फ एयर को कंडक्ट करता है, बाहर छोड़ता है, अंदर लेके आता है, सिर्फ कंडक्ट करता है, ठीक है। इस कंडक्टिंग जोन में क्या क्या होता है, पहली चीज, जो भी हवा आपने ली है वो प्यूरिफाई होगी, समझ गए ना, हेयर एंड म्यूकस ये तो काम कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। सो जो कंडक्टिंग जोन है, इसमें जब हवा अंदर मूव कर रही है ना, तो जो भी हवा अंदर या बाहर जा रही है, बाहर वाली का तो नहीं, मेनली अंदर जो आ रही है वो प्यूरिफाई होती है, उसको डस्ट वस्ट फ्री किया जाता है। तो पहला काम प्यूरिफाई या फिल्टर बोल लो, दोनों वर्ड यूज करते हैं। तो पहली चीज फिल्टर होती है, प्लस नेक्स्ट चीज ह्यूमिडिफाई होती है। ह्यूमिडिफाई का मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा अच्छा सा इसमें ह्यूमिडिटी फैक्टर ले आते हैं, है ना, कहाँ बाहर से आ रही है उसको बॉडी के अंदर एडजस्ट करवाने के लिए ह्यूमिडिफाई कर देते हैं। एंड उसको और क्या कर सकते हैं, देखो प्यूरिफाई कर दिया, ह्यूमिडिफाई कर दिया, प्लस अपनी बॉडी टेम्परेचर पे ले आते हैं, बॉडी के टेम्परेचर के अराउंड अपन उसको मेंटेन कर देते हैं।
तो ये सारा काम, ये जो लाने ले जाने के टाइम पे उसको ह्यूमिडिफाई करना, उसमें से कचरा हटाना, उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आना, ये सारी एक्टिविटी हम इस जोन में करते हैं, दैट इज कंडक्टिंग जोन। अब तुम कंडक्टिंग जोन ध्यान से देखो, यहाँ पे ट्रैकिया से स्टार्ट किया है, पर इसमें ऊपर के पार्ट भी आ जाएंगे, नोज है, अपना फेरिंग्स है, ये भी सब इसी में आएगा, लेरिंग्स भी इसी में आएगा। ट्रैकिया से ये देखो प्राइमरी ब्रोंकस जा रहा है, ये अभी जो अपन डिवाइड करने वाले, अपन ट्रैकिया को फर्दर डिवाइड करते हैं ब्रोंकाई में। एक ब्रोंकाई को तुम ब्रोंकस भी बोल सकते हो। सो ये इस तरीके से देखो लंग्स में एंटर कर रहा है, तो जो ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं ना, वो किस में एंटर करते हैं, हमारे लंग्स में एंटर करते हैं। तो यहाँ से ये देखो ये डिवाइड हुए, फिर ये और डिवाइड होते जा रहे हैं, एकदम पेड़ की ब्रांचेस की तरह डिवाइड हुए चले जा रहे हैं। तो यहाँ तक इस एरिया तक हम सिर्फ गैसेस को कंडक्ट करते हैं। बात समझ आ गई? ब्रोंकाई प्लस इवन ब्रोंकियोल्स की भी स्टार्टिंग जो ब्रांचेस है ना, वहाँ पे हम सिर्फ कंडक्ट करते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ मेन रेस्पिरेटरी जोन। तो क्या कहाँ पर असली एक्सचेंज हो रहा है? तो असली एक्सचेंज जिस जगह पे करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी जोन, जो कि ये है, ये जो तुमको दिख रहे हैं, गोभी तो नहीं है, तो फुंसियों जैसा दिख रहा है, कुछ लोगों के हो जाते हैं ना पिंपल्स, वैसा सा दिख रहा है, बट ये पिंपल्स अपने बड़े काम के हैं, इनको हम बोलते हैं एल्व्यूलाई। ये देखो लिख भी रहा है एल्व्यूलस सिंगल, इसको एल्व्यूलाई बोलते हैं, या एयर सैक। ये वो मेन अड्डा है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो ओनली दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी जोन। थोड़ा सा स्टार्टिंग का ब्रोंकियोल, लास्ट का ब्रोंकियोल पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट बन जाता है आपका रेस्पिरेटरी जोन। क्लियर है कंडक्टिंग एंड रेस्पिरेटरी में क्या डिफरेंस है? चलो आगे चलते हैं। अब आ जाओ लंग्स में। हमने इतना देख लिया, ट्रैकिया जो था यहाँ पे देखो, ये रहा, ये ट्रैकिया चल रहा है और यहाँ पर आके अंदर आके डिवाइड हो गया। जब अंदर आके वो एंटर कर रहा है, तो ये जो ब्रोंकाई पार्ट में वो डिवाइड करता है, यहाँ से एंट्री होती है हमारी लंग्स में। ठीक है, यहाँ का अंदर अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन थोड़ा लंग्स को देख लेते हैं। देखो ये रहे हमारे लंग्स, एक ये वाला जिसको हिंदी में फेफड़े बोलते हैं, है ना, लंग्स। लंग्स क्या होता है? पहली बात तो हमारे पास पेयर है एक लंग्स का। अपने लंग्स कैसे होते हैं? अपने लंग्स एकदम स्पॉन्जी होते हैं, जैसे स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट होता है ना, वैसे ही स्पॉन्जी होते हैं, अंदर कोई खाली कैविटी नहीं होती, यानी कि तुमको ये बीच का एरिया खाली नहीं दिखेगा, इट इज टोटल स्पॉन्ज। ओके, स्पॉन्जी होने के साथ साथ सॉलिड भी होता है। सो आवर लंग्स इज सॉलिड एंड स्पॉन्जी। इसमें आपको बीच में कोई कैविटी नहीं दिखेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पेट में अपन को कैविटी दिख रही थी ना, ये पेट था, ये पेट बीच से खाली था, तो इसमें कैविटी बन रही थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, लंग्स सॉलिड होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, और यहाँ पे कोई कैविटी बीच में नहीं होती। चलो, तो फिर होता क्या है यहाँ पर? होता क्या है, अंदर वो डिवीजन होता है, वो पेड़ पौधों की तरह जब ब्रांचेस निकलती रहती है ना, वैसे ब्रोंकाई जाएगा, पहले प्राइमरी ब्रोंकस होगा, फिर अंदर जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, फिर टर्शरी हो जाएगा, ऐसे डिवाइड करता चला जाता है। फिर एक समय आता है वो ब्रोंकियोल में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकियोल भी डिवाइड हुए चले जाते हैं, फिर फाइनली एंड कर जाते हैं इन एल्वियोलाइज में। ओके, ये अंदर की बात है। अब बाहर आ जाओ। बाहर की तरफ इसको कवर करने वाली लेयर होती है, देखो ये जो है, इसकी कवरिंग है, इस कवरिंग को हम बोलते हैं प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल पढ़े थे बचपन में इंग्लिश में, वही वाला प्लूरल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने दो बनाई है, तो डेफिनेटली एक आउटर है और अंदर की तरफ वाली इनर है। तो इसके लिए कुछ वर्ड फिक्स होते हैं, आउटर इनर के लिए कुछ वर्ड फिक्स है जो आप लोग याद कर लो। आउटर को हम बोलते हैं पेराइटल, ये वर्ड फिक्स है। कभी भी हमें ऑर्गन के रिस्पेक्ट में बात करनी होती है तो आउटर लेयर अगर डबल मेम्ब्रेनियस है तो आउटर वाली को हम बोलते हैं पेराइटल और इनर वाली को हम बोलते हैं विसरल। तो ये वाली क्या हो जाएगी? पेराइटल प्लूरा मेम्ब्रेन, अंदर वाली हो जाएगी विसरल प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा मेम्ब्रेन, दोनों वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये इनर वाली है, ये आउटर वाली है, तो बीच में जगह बन गई। ठीक है, इसकी ये जो जगह बन गई, बीच में जगह बन गई, ये जगह खाली नहीं है, यहाँ पे भरा हुआ होता है फ्लूइड। दिस एरिया इज फिल्ड विद फ्लूइड, फ्लूइड से भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड, या कुछ जगहों पे तुमको प्लूरा फ्लूइड भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से याद कर लो जो याद हो जाए। तो ये एक हो गई इनर, ये हो गई आउटर। इनर वाली विसरल, बाहर वाली पेराइटल, बीच में कैविटी, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड का काम क्या होता है? फिजिक्स वाले बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पता है भाई, लंग्स काम कर रहे हैं, हालांकि लंग्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करते, बट लंग्स पे प्रेशर लग रहा है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन भी इस पे लग रहा है। तो ये जो
फ्लूइड है, ये जो बीच का फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। कहाँ लिखें, यहाँ पे लिखते हैं। ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। क्लियर है? लंग्स के बाहर का पढ़ चुके, अब थोड़ा अंदर देख लो। आ जाओ अंदर, ये देखो इस डायग्राम पे ध्यान से देखो, ये रहे आपके लंग्स। अच्छा एक और चीज जान लो, अपने पास लंग्स पेयर में है, तो एक जो बन गया ये चल रहा है ट्राकिया या ब्रोंका है, एक बन गया ये हमारा लेफ्ट, और एक बन गया अपने पास राइट। तो जो राइट और लेफ्ट है उसमें से राइट वाले में अपने पास 3 लोब्स होते हैं, वी आर हैविंग हियर 3 लोब्स। और जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट की साइड तुम्हारा हार्ट भी होता है, तो इमेजिन करो ये रहा अपना हार्ट, ठीक है, ये रहा अपना हार्ट, ये हार्ट बीच में होता है और वो टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पर एक नॉच आ जाती है, देखो हार्ट के इसके कारण यहाँ पे नॉच आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। अरे नॉच का मतलब कुछ भी नहीं होता, निशान। हार्ट है ना, वो लेफ्ट की तरफ झुके जा रहा है, झुके जा रहा है, झुके जा रहा है, तो भाई इधर से वो पिचका देगा ना लंग्स को, तो ये एरिया जहाँ पे हार्ट इसको पिचका रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच। क्लियर है? यहाँ पर क्योंकि भाई कार्डियक नॉच है तो ये कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा छोटा लगेगा, और यहाँ पे सिर्फ 2 लोब्स होते हैं, तो हियर देयर आर ओनली 2 लोब्स। इतनी बात क्लियर है? अब आ जाओ अंदर। अंदर आपको ये देखो, तुमको पता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का खूब सारा डिवीजन, ब्रोंकियोल। अब आ जाओ फाइनली अपने मेन एल्विलाई पे, ये देखो ये रहे हमारे ये एल्विलाई, ये दिख रहे हैं तुमको ऐसे गोले गोले, ये हैं हमारे एल्विलाई। इन एल्विलाई में आप ध्यान से देखो तो छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, ये छेद, इन्हें हम बोलते हैं पोर्स ऑफ कुन। ठीक है, इन पोर, अब पता नहीं पोर्स ऑफ कुन इतना बड़ा नाम दिया है, काम इनका सिर्फ इतना है, यहीं से हवा का मतलब है ऑक्सीजन मेनली, यहीं से जाती है और यहीं से हवा आती है। इन शॉर्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये जो छेद हैं यही काम करते हैं। क्लियर है? अब आओ आगे, इतना तो अपन को पता ही है। अच्छा एक और चीज ध्यान से देख लो, ये तुमको दिख रहा है ब्लू ब्लू सा नेटवर्क, फिर यहाँ पे रेड दिख रहा है, ये बीच में ये बेसिकली क्या है, एल्वियोलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। क्यों? क्योंकि भाई अपनी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे बहुत मस्त वाला ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, मतलब इन शॉर्ट ये कह सकते हैं खूब बढ़िया से ब्लड वेसल्स होती हैं, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल, ताकि आपकी पूरी बॉडी को फटाफट ऑक्सीजन का सप्लाई हो सके, प्लस पूरी बॉडी से फटाफट CO2 लेके आई जा सके। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब एल्वियोलाई का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अपन को इंटरनल देखना है, बट वो मैं आगे बताऊंगी। अभी अपन बेसिकली अपन स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट पार्ट आता है डायफ्राम। देखो डायफ्राम क्या होता है, पहली बात तो डायफ्राम हमारे मैमल्स के पास ही होता है, हम मैमल्स के पास होता है, प्लस क्रोकोडाइल के पास भी होता है डायफ्राम। पहली बात, डायफ्राम के कारण ही हम इतना बढ़िया तरीके से इनहेल एक्सहेल कर पाते हैं। ठीक है, सो हमारा ये जो इनहेल एक्सहेल मैकेनिज्म है वो इतना शानदार तरीके से डायफ्राम के कारण होता है। तो ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये वाला जो दिख रहा है आपको एरिया, दिस इज योर डायफ्राम। ये सो बेसिकली ये क्या है, मसल्स का बना हुआ है, इस तरीके से है, ये आपके लंग्स के इस तरीके से है जो कि मसल्स का बना हुआ है। कौन सी सी मसल्स हैं, रेडियल सी मसल्स हैं, और ये ही कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है, जिसके कारण तुम इनहेल एक्सहेल कर पाते हो। ठीक है, तो आपके लंग्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, डायफ्राम है, रिब्स के बीच की मसल्स हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं कॉन्ट्रैक्ट कराने में। क्योंकि रिब्स के बीच की मसल्स का नाम भी आया तो उनको भी एक बार देख ही लो। हमारे पास आपको पता है अगर मैं इसके बाहर की तरफ चलूँ ना, ये तो इंटरनल है, ये देखो, ये दिख रही है तुमको रिब्स, ऐसे अंदर की तरफ इमेजिन करो अभी, हालांकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, बट आप इमेजिन करो ये रही हैं आपकी रिब्स, ये रिब्स दिख रही हैं आपको, इन रिब्स के बीच में गैप आ रहा है, ये देखो ये गैप है, ये जो गैप है इनमें मसल्स होती हैं, इन गैप, ये गैप खाली नहीं है, इनके बीच में मसल्स हैं, दोज मसल्स आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल्स। तो आपके पास 2 मस्कुलर स्ट्रक्चर हो गए, नीचे वाला डायफ्राम मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एंड ये इंटरकोस्टल मसल्स भी बेसिकली क्या है, मसल्स हैं जो अंदर की तरफ होती हैं। ये देखो, ये जो अंदर की तरफ होंगी दे विल बी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि IICM, और जो बाहर की तरफ होती हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल
इंटरकोस्टल मसल। समझ गए तुम, इंटरकोस्टल मसल को भी डिवाइड कर दिया, जो अंदर की तरफ है वो इंटरनल, जो बाहर की तरफ है वो एक्सटर्नल। मैंने ये मसल्स के बारे में इसलिए बताया क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, उसमें ये दोनों पता होने चाहिए। चलो, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पैसेज क्या है वो खत्म हुआ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो हम आए नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए हमें बाबा रामदेव देखते ना, हम हमेशा ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए ऐसे सांस अंदर लेते हैं अपन, सांस बाहर छोड़ते हैं, यही करते हैं अपन। हालांकि अगर अपन बैठ के ले नहीं तब भी हमारी बॉडी ऐसा करती रहती है। आप 1 मिनट में अराउंड 14 to 16 टाइम्स ब्रीद कर लेते हो पर मिनट। 1 मिनट में तुम 14 से 16 टाइम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लेते हो, ये आपका ब्रीदिंग रेट है। हालांकि जब आप विग्रसली एक्टिविटी करोगे, यानी कि बहुत भागा दौड़ी वाली एक्टिविटी कर रहे हो, एट दैट टाइम आपका 20 से 21 टाइम्स तक बढ़ जाता है पर मिनट ब्रीदिंग रेट। बट वो आप विग्रस एक्टिविटी कर रहे हो, इसलिए नॉर्मल टाइम पे आप वही 12 से 16, 14 से 16 ऐसे ही मेंटेन करते हो। ओके चलो आओ, ब्रीदिंग मैकेनिज्म में आपके पास 2 चीजें आती हैं। पहला, तुम करते हो ब्रीद इन यानी कि इनहेल, जिसको हम बोलते हैं इनहलेशन, इनहेलेशन, ठीक है। दूसरा आप क्या करते हो, ब्रीद आउट यानी कि एक्सहेल, जिसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब सांस अंदर सांस लेने में आप करते क्या हो, इनहेल करते टाइम आपको ऑक्सीजन चाहिए और एक्सहेल करते वक्त आप CO2 को बाहर फेंकते हो। इनहेल करते टाइम तुम ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, एक्सहेल करते टाइम तुम CO2 को बाहर फेंकते हो। अब ऐसा कैसे कर पाते हो, कुछ बातें हैं, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डायफ्राम वाले एरिया में मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि यहीं पे समझ आएगा। ये जो डायफ्राम है, जब तुमको इनहेल करना है तो इस जगह को बढ़ाना है। आपका मेन मोटिव है कि आपको ये एरिया बढ़ाना है। अब तुम बढ़ाओगे कैसे, ध्यान से सुनो। जब आप इनहेल करोगे, सबसे पहली बात, आपका डायफ्राम जो कि डोम शेप दिख रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो पहली चीज, जो पॉइंट्स लिख रहे हैं वो अपन कंपैरिजन में लिखेंगे। पहली चीज, आपका डायफ्राम इनहेलेशन के टाइम पे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होके कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और नीचे की तरफ चला गया, यानी कि जो आपको डोम दिख रहा है, आप इमेजिन करो ऐसे फ्लैट सा हो गया, जगह बढ़ गई यहाँ से। अब आ जाओ रिब्स पे। मैंने बोला था यहाँ पर आपकी ये जो रिब्स हैं इनके बीच में इंटरकोस्टल मसल्स हैं। तो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, डेफिनेटली इनको अगर जगह बढ़ानी है तो इनको बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा। तो आपकी रिब्स भी क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि भाई इनको जगह बढ़ानी है तो इनको ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा। तो ये कहाँ खींचती है, आउटवर्ड, ऊपर की तरफ, आउटवर्ड ऊपर की तरफ खींचेंगी, एंड अपवर्ड, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, देखो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ खींचेंगी। ये देखो, ये बाहर निकल रही है और ऊपर की तरफ खींच रही है ताकि यहाँ पे जगह बढ़ जाए। ऐसा करने से क्या होगा, इंटरनल, यहाँ पर क्या होगा, आपकी थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी का मतलब है ये बीच का एरिया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। एक बार वापस सुनो, डायफ्राम जो होता है, पहली बात, डायफ्राम आपकी बॉडी को एक तरीके से यहाँ वाले जो एरिया को 2 कैविटीज में डिवाइड कर देता है। डायफ्राम के ऊपर वाले एरिया को हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे वाले एरिया को हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, जहाँ पे अपने स्टमक वगैरह होता है। और एब्डोमिनल के ही लोअर एरिया को हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी, जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोरैसिक कैविटी बोल रही हूँ, यानी कि डायफ्राम के ऊपर एरिया की बात कर रही हूँ। अब वापस सुनो, मुझे ये जगह बढ़ानी है तो मुझे डायफ्राम को पहले तो कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा, ये लो कॉन्ट्रैक्ट डाउनवर्ड। रिब्स को मुझे ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ खींचना पड़ेगा ताकि जगह बढ़ जाए, तो ये लो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। अब क्या है, थोरैसिक कैविटी बढ़ गई, एरिया बढ़ गया पूरा। अभी अंदर की हवा, यानी कि मैं बोलूं अगर बाहर के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे अंदर जगह बढ़ गई तो अंदर का जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। सो हेयर इन दिस केस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी वर्ड हम हमेशा लंग्स के लिए यूज करते हैं। सो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एज अ रिजल्ट डिक्रीज हो जाता है। क्या हुआ है, कुछ डरने की बात नहीं। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, कुछ नहीं होता। देखो, इंट्रा मतलब अंदर होता है, पल्मोनरी का मतलब है लंग्स के अंदर।
लंग्स के अंदर भाई पहले इतनी हवा थी और जगह भी कम थी, अभी तुमने जगह बढ़ा दी और हवा उतनी सी है, तो भाई हवा का प्रेशर कम हो जाएगा ना, हवा कम प्रेशर लगा पाएगी ना इस एरिया में, सो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, आप इनहेल करोगे, भागी भागी एटमॉस्फेयर से हवा। अपन क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहे हैं, तो बाहर ज्यादा अंदर कम, बाहर से अंदर भागी भागी हो जाएगी। इनहेल कर लिया आपने, क्लियर है। इसी का जस्ट ऑपोजिट कर दो सब कुछ, आप एक्सहेल कर दोगे। क्या करोगे, जब आपने डायफ्राम को इनहेलेशन के टाइम पे इसको अपन दूसरे कलर से लिख लेते हैं, वील राइट दिस विद रेड, एक्सहेलेशन। देखो इनहेलेशन के टाइम पे तुमने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो इसको यहाँ पर रिलैक्स कर दो, कर दिया आपने रिलैक्स। इसको नीचे लेके गए थे ना, तो डेफिनेटली बैक टू पोजीशन करोगे। अगर मैं इसको बैक टू पोजीशन करूं, यानी कि बुरा तो मानने की कोई बात होगी ही नहीं, अपन सब दिन भर यही करते रहते हैं, इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल, तो यही करते रहते हैं। डायफ्राम ऊपर गया, फिर नीचे, ऊपर नीचे ऐसे चलता रहता है। सो आपने रिलैक्स किया और बैक टू पोजीशन पहुंचा दिया, यानी कि जो नीचे गया था वो वापस से ऊपर आ गया। ओके, रिब्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी इनको भी रिलैक्स कर दो, ये लो, ये रिब्स भी मैंने रिलैक्स कर दी। ये आउटवर्ड गई थी, तो ये अभी इधर कहाँ जाएंगी, डाउनवर्ड, वापस नीचे ले आओ इनको। ओके, और अपवर्ड जो गई थी, अपवर्ड से आप वापस से ले आओ इनवर्ड, तो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। ये वर्ड बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा एक याद कर लो, आउटवर्ड एंड अपवर्ड दूसरे याद हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, वापस सब कुछ एरिया छोटा हो गया, ये जो ऊपर गए थे अभी ये वापस से नीचे आ चुके हैं। ये लो, ये नीचे पहुंच गया सब कुछ। जब ये नीचे पहुंचा तो भाई अफसोस की बात है, तुमने बड़ी मेहनत से थोरेसिक कैविटी का ये जो एरिया है पूरा बढ़ाया था, यहाँ पे इसका वॉल्यूम वापस से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तुमने यहाँ पे तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ाया था, अब इमेजिन करो ये अभी बड़ा है, यहाँ पे हवा भरी हुई है, अभी मैंने इसको छोटा कर दिया, तो एयर भाई प्रेशर ज़्यादा लगाने पड़ जाएगी, मतलब ज़्यादा लगाने लग जाएगी। सो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अभी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में तुम्हारे अंदर की हवा का ज़्यादा प्रेशर है, तो तुम धम लगे से अपने अंदर की हवा बाहर फेंक दोगे और अल्टीमेटली आप क्या कर लोगे, एक्सहेल। समझ आ गई, यही मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो मैंने लिखी है, इसको तुम इधर देखो, यही चीज यहाँ पर हो रही है। देखो, ब्रीद इन में आपने डायफ्राम नीचे पहुंचाया, कॉन्ट्रैक्ट किया, ये रिब्स के इन अंदर की जो मसल्स दिख रही है इनको तुमने आउटवर्ड एंड अपवर्ड निकाला। चेस्ट का एरिया यानी कि इंटरनल ये जो थोरेसिक कैविटी है इंक्रीज हो जाएगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और तुम अंदर सांस ले लोगे। इधर की साइड उल्टा है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था इसको देखो पीछे पहुंचा दिया, इसको नीचे पहुंचा दिया वापस, और यहाँ पे ये जो एरिया ये छोटा कर दिया, तो ये आपने बाहर निकाल दी। सिंपल इजी है, मैंने इसलिए पहले सारा स्टेप लिखा था ताकि तुम समझ जाओ ये हो क्या रहा है। तो ये देख लो, बाबा जी ऐसे ही दिन भर यही करते रहते, सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं हम अपन नेक्स्ट। अब आ जाओ एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो तुम लोग समझो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम किसके बारे में बात करें, हम यहाँ पे O2 के बारे में बात करें, हम यहाँ पे CO2 के बारे में बात करें, हम O2 CO2 के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। एक यहाँ पे एक और गैस आएगी, उसको हम लेटर ऑन देखेंगे। O2 CO2 के बारे में जब आप बात कर रहे हो तो तुमको इतना तो पता चल गया कि O2 एंड CO2 को अगर हमें भेजना है तो हमें ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ता है। एवरी टाइम जब तुम्हें O2 CO2 कहीं ना कहीं भेजना है तो आपको वही सिंपल डिफ्यूजन करना है। और डिफ्यूजन का फंडा क्या होता है, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और एक जगह कॉन्सेंट्रेशन कम है तो हमेशा चीज़ हाई टू लो की तरफ जाएगी। ठीक, अब इस डायग्राम से बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, तुमको वैल्यू याद नहीं करनी, 95 40 ये वो ऐसे याद कुछ नहीं करना, बस एक बार आइडिया होना चाहिए। देखो, आपके एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, CO2 कम होगी। अभी मैं शुरुआत से बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये देखो, ये लिख रहा है PO2 104 mmHg और ये PCO2 40। अब ये PCO2 PO2 क्या है, पहली बात तुम ये समझो। देखो, PCO2 एंड PO2 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, इसीलिए आपको दिख रहा है PO2 एंड PCO2। इसका मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो गैसेस हमारा मिक्सचर है
उसमें ऑक्सीजन कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है उसी को हम बोल देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली भाई CO2 भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, वो थोड़ी ना किसी से कम है। तो जो मिक्सचर ऑफ गैसेस में CO2 अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो PO2 और PCO2 अपन जहां जहां लिखेंगे वहां पे हम बात करें पार्शियल प्रेशर इन दोनों गैसेस का, ठीक है। डेफिनेटली अब तुम दिमाग लगाओ, एल्वियोलाई में तुम ऑक्सीजन रिच एयर लेके आए जा रहे हो, तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी कि CO2? डेफिनेटली ऑक्सीजन ज्यादा होगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, मिल गया 104, और CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा। क्लियर है? अब तुम्हें ग्रेडियंट क्रिएट करना है, तो एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन ज्यादा है, तो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है डेफिनेटली उसके पास ऑक्सीजन कम होना चाहिए, CO2 ज्यादा होना चाहिए, तभी तो अदला बदली होगी। एग्जैक्टली ये हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ब्लड है इसके पास CO2 ज्यादा है पर O2 कम है, तो बस सिंपल है, यहाँ से CO2 हम इधर भेज देंगे, O2 हम इधर भेज देंगे। देखो आपका ब्लड लाल हो गया। जहां जहां तुम ये लाल और ब्लू देखते हो ना, लाल का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस ब्लू रिप्रेजेंट योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? आगे देखो, ये रहा, इसको अपन ना ये वाला जो पार्ट लिख रहे हैं ना, ये सब बातें लिख रही हैं, ये पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, अपन हार्ट के टाइम पे पढ़ेंगे। अभी तुम बस इतना देख लो, ये देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया हार्ट से पंप होके बॉडी की सेल्स के पास। बॉडी की सेल्स कब से क्या कर रही हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर रही हैं, ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के ATP बना रही हैं और CO2 बनाए चली जा रही हैं। तो इनके पास CO2 ज़्यादा होगा, O2 कम होगा। अभी जो यहाँ पे ब्लड आया है उसके पास O2 ज़्यादा है, तो बस सिंपल है, इसके पास O2 ज़्यादा है, इसके पास CO2 ज़्यादा है, बस उल्टा कर दो, क्योंकि उनके पास इधर CO2 कम है, इधर O2 कम है, बस उल्टा कर दो, O2 इधर भेज दो, CO2 इधर भेज दो, सिंपल डिफ्यूजन। ओके, और सिमिलरली ये जो गंदा वाला ब्लड है ये यहाँ चल जाएगा और यहाँ पर आकर वो सेम बात होगी। इन शॉर्ट जब जब एक्सचेंज होगा, अगर मैं इसको अब सिंपल भाषा में बोलूँ, शॉर्ट अगर चीज यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं हम, ये रहा आपका एल्वियोलाई, ये रहा आपका ब्लड वेसल, तो यहाँ पे O2 ज़्यादा है, तो अगर तुम्हें इधर भेजनी है तो यहाँ पे O2 कम होनी चाहिए, और अगर तुम्हें CO2 इधर से इधर भेजनी है तो यहाँ पे CO2 ज़्यादा होनी चाहिए, तो इधर CO2 कम होनी चाहिए। अब आई होप इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता, सिंपल है, यहाँ ज़्यादा से कम इधर भेज दोगे, यहाँ ज़्यादा से कम इधर भेज दोगे, तो आप अल्टीमेटली यहाँ पे क्या कराने वाले हो? सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर है? चलो अब आगे देखो, ये वैल्यूज दे रखी हैं बुक के अंदर, इनको वैल्यूज को याद नहीं करना, बस देखो दिखा रहे हैं। एल्वियोलाई में तुम सांस ले लेके ऑक्सीजन ला रहे हो, तो देखो पार्शियल प्रेशर O2 का ज़्यादा है, CO2 का कम है, ठीक। इधर देखो नेक्स्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डेफिनेटली CO2 ज़्यादा होगी, O2 कम होगी, ये देख लो CO2 ज़्यादा है, O2 कम है। अब आओ नेक्स्ट में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डेफिनेटली O2 ज़्यादा होगी, CO2 कम होगी, तो देखो O2 ज़्यादा है, CO2 कम है। नेक्स्ट में आ जाओ टिश्यू, टिश्यू में तुम समझ रहे हो, टिश्यू में यानी कि सेल के पास O2 कम होगी, CO2 ज़्यादा होगी, ये देखो ध्यान से, ये रही O2 कम, CO2 ज़्यादा। क्लियर है? ये 11th NCERT की टेबल है जिसमें मैं सिर्फ इतना दिखाना चाह रही हूँ कि वैल्यूज़ देख लो कहाँ पे ज़्यादा क्या होना है, तभी तो तुम एक्सचेंज करा पाओगे। तो यहाँ पे एल्वियोलाई में O2 ज़्यादा होगी, इन शॉर्ट O2 विल बी मोर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज़्यादा होगा, ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड है उसके पास O2 ज़्यादा होगा, टिश्यू के पास CO2 ज़्यादा होगा, बस इतना दिमाग में आना चाहिए। अब आओ एक्सचेंज पे, देखो ये वो एल्वियोलाई का डायग्राम है जिसको अपन को समझना है। एल्वियोलाई को गैसेस की लेन देन करनी है, रेस्पिरेटरी जोन यही है, सो डेफिनेटली रेस्पिरेटरी जोन इतना मोटा तो होना नहीं चाहिए, थिन होना चाहिए। देखो क्या क्या होनी चाहिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, रेस्पिरेटरी जोन में वॉल थिन होनी चाहिए, थिन वॉल होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज क्या होना चाहिए? रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, ताकि फटाफट लेनी देनी हो चीज़ों की और ब्लड फटाफट जाए और देकर आ जाए, फिर फटाफट लेनी देनी हो फिर ब्लड फटाफट आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर ये ना बढ़िया थोड़ा मॉइस्ट सा रहना चाहिए, ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये दो महीने इंपॉर्टेंट है। थिन वॉल होनी चाहिए और रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स होना चाहिए, ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखोगे, पहली बात, ये रहा एल्वियोलाई, दिस इज योर एल्वियोलाई, और ये बीच की एरिया खाली है इसलिए इसको एल्वियोलर कैविटी बोल दिया। इस एल्वियोलाई के अंदर एक्सचेंज होना है, चीज़ें यहाँ से यहाँ जानी है। जब भी टिश्यू पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, टिश्यू में जहाँ जहाँ एक्सचेंज होना होता है तो एपिथेलियम हमेशा
सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आती है। तो ये जो तुम देख रहे हो पतली पतली सी, ये पतली पतली सी ये जो दिख रही है, दीज आर योर, एक को मार्क कर देती हूँ, ये इसको अपन बोलते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, आगे देखो, जब भी तुम लोगों ने एपिथेलियम के बारे में थोड़ा तो पढ़ ही रखा होगा कि जहाँ जहाँ एपिथेलियम होती है, ऊपर एपिथेलियम होती है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो देखो यही ध्यान से देखो, ये अगर मेम्ब्रेन है तो बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। ये देखो, ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये रही बीच में, दिख रही। तो ये पहला क्या दिखेगा तुमको, यहाँ पे एपिथेलियम। ये लो, पहला तुम्हें क्या मिलेगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट चीज आपको क्या मिलेगी, इसको मैं डायग्राम को एक बार क्लियर बना के दिखाती हूँ। ये रही हमारी एल्वियोलाई, इस एल्वियोलाई में ये रही हमारी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, मैं फटाफट बना रही हूँ। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में तो भाई नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। ये लो, नीचे बना देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, थोड़ा सा मोटा बनाना है इसलिए। ये लो, नीचे की बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आओ इधर ब्लड वेसल। देखो ब्लड वेसल में भी एक्सचेंज कराना है, तो कैपिलरी के अंदर भी तुम्हें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही मिलेगी। तो ये जो दिख रही है ना, ये ग्रीन ग्रीन, ये भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। बस द ओनली डिफरेंस इज, ब्लड के अंदर जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है उसको हम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ना कहकर एंडोथेलियम कह देते हैं। थोड़ा फैंसी नाम ले लिया भाई, ब्लड वेसल कहता है, मैं दिन भर इतना काम करता हूँ, थोड़ा नाम तो ढंग का दे दो। तो इसको थोड़ा हमने ढंग का नाम देकर क्या नाम दे दिया, इसकी इसी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को हम क्या बोल देते हैं, एंडोथेलियम। ठीक है, अभी नाम भले ही कुछ भी रख लो, कोई बंदा सिंपल नेम को बड़ा फैंसी नेम कर ले। ठीक है, अगर कोई नाम सिंपल संदीप कर का सैंडी रख ले, नाम तो वही रहेगा ना, तो हरकतें भी सेम ही रहेंगी। ठीक, तो यहाँ पर अगर ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है तो डेफिनेटली भाई इसके नीचे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है। तो ये देखो तुम्हारी ब्लड वेसल, ये रही हमारी ब्लड वेसल की पतली सी लेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी अगर लेयर है तो नीचे इसके सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही होगा। तो बस वही सेम हाइलाइटर कर देते हैं अपन, यहाँ पर भी आपको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगी। अब आई होप ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर है। ये रहा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर ये अंदर की तरफ जो ब्लड वेसल की सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम उर्फ एंडोथेलियम है, उसके नीचे की बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तीन मिलाकर एक 3 लेयर स्ट्रक्चर बन गया। इन शॉर्ट यू हैव मेड अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। और हवा को हर बार इन 3 लेयर को पार करते हुए अंदर बाहर जाना पड़ता है, चाहे वो CO2 हो चाहे वो O2 हो। बट ये लेयर 3 दिख रही है, बट बहुत कम है, लेस स्ट्रक्चर है, बहुत ऐसा कोई मोटा चौड़ा नहीं है, बहुत थिन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आओ एक्सचेंज पे। एक्सचेंज की बात हो रही है तो हम O2 CO2 की बात करते हैं। पहली बात हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ओके, हमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है, तो भाई ऑक्सीजन कैसे जाएगा, ऑक्सीजन की CO2 के कंपैरिजन में सॉल्युबिलिटी कम होती है। अगर मैं बात करूं CO2 20 से 25 टाइम ज़्यादा सोल्यूबल होता है ऑक्सीजन के। भाई ऑक्सीजन के नखरे ज़्यादा हैं, मेन है, ऐसे थोड़ी आराम से हर किसी के साथ मिल मिल के चल जाएगा, नहीं, ऑक्सीजन को ज़्यादा मिलना पसंद नहीं है सबसे। तो ऑक्सीजन ऐसे नहीं मन पानी में घोल घोल के भेज दो, ब्लड में घोल घोल के भेज दो, नहीं, वो कहता है मुझे थोड़ा सा शाही ट्रीटमेंट दो भाई, मैं ही हूँ तुम्हारा करता धरता, मैं नहीं तो एनर्जी नहीं, एनर्जी नहीं तो तुम नहीं। क्लियर है? सो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए हमारे ब्लड के पास ब्लड वेसल होता है जिसे हम बोलते हैं RBC। तुम लोग को पता है RBC होती है ना, ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट 3 होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट। तो RBC के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट डाला जाता है, जैसे ये RBC दिख रहे हैं तुमको रेड रेड से, इनके अंदर स्पेशल पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्लियर है? ये हीमोग्लोबिन ही है जो आपकी ऑक्सीजन को बांध बांध के ले जाते हैं। तो जब भी आपको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको हीमोग्लोबिन या अपन कह सकते हैं RBC की ज़रूरत है। तो अगर मैं मानूँ मैं 100% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ तो उसमें से 97% ऑक्सीजन RBC ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब बचे सिर्फ 3%, सिर्फ 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिजोल्व होके जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी, यू कैन से मेजॉरिटी ऑफ O2 RBC लेके जाते हैं, सिर्फ 3%, थोड़ा बहुत हमने कहा ना सोलिबिलिटी कम है, सिर्फ 3% ही प्लाज्मा में डिजोल्व हो पाती है, रिमेनिंग सारी RBC के साथ जाती है।
अब आरबीसी में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण ये ऐसा कर पा रहा है? तो भाई खास बात, उसके पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट है। अगर तुम एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट, मतलब मैं अगर बात करूँ ना, एक आरबीसी के अंदर अराउंड 300 हीमोग्लोबिन होते हैं। ये पिगमेंट का स्ट्रक्चर ना 300 मिलियन होता है। एक हीमोग्लोबिन का ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से देखो, ये जो तुमको दिख रहा है ना 4 कलर बॉडी, ये जो 4 दिख रहे हैं, ये तो है ग्लोबिन, यानी कि प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर। दिस इज द, ये 4 जो दिख रहे हैं अपन को, ग्रीन, पर्पल, रेड, ऑरेंज, ये सब क्या है? अपने ग्लोबिन चेन, यानी कि प्रोटीन की चेन। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। और बीच में तुमको ऐसा दिख रहा होगा, ये देखो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो 4 इसके पास होते हैं आयरन। यानी कि इस एक हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 4 ग्लोबिन की चेन्स होती हैं, यानी कि प्रोटीन की चेन होती है, और उन सब के बीच बीच में हीरो बन के बैठा होता है आयरन। क्योंकि इसका ऐसा अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आयरन पोरफायरिन रिंग। ऐसे को हम बोलते हैं आयरन पोरफायरिन रिंग। क्लियर है इतनी बात? अब ध्यान से देखो, जो तुम्हारा ऑक्सीजन है ना, वो असली में यहाँ आके बाइंड करेगा। ठीक, तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन बाइंड करूँ तो कैसे होगा? देखो, ये इस एरिया से बाइंड करी एक ऑक्सीजन, इस एरिया से बाइंड करी एक ऑक्सीजन, इस एरिया से बाइंड करी एक ऑक्सीजन, और ये इस एरिया से बाइंड करी एक ऑक्सीजन। यानी कि एक हीमोग्लोबिन ने कितनी ऑक्सीजन बाइंड की? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड किए एक हीमोग्लोबिन में। क्लियर है इतनी बात? इजी है, बहुत ही इजी है भाई। 100% ऑक्सीजन में से 97% ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ले जाता है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट है। ये एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को ले जाता है। तो तुम सोचो 300 मिलियन हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन बाइंड कर करके ले जाते होंगे। नेक्स्ट बात, जब भी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन। दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का ये मिलन क्या कहलाता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, आगे आओ। अब देखो, एल्विलाई में कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने को प्रमोट करते हैं। अब वो क्या फैक्टर हैं? देखो, 4 फैक्टर हैं बहुत इजी से। ये रही हमारी एल्विलाई, ये हमारी एल्विलाई है। ठीक है, इस एल्विलाई में पहली चीज तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा, हाई। हाई होगा तभी तो जाएगा, 104 था ना। इधर आओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पे क्या होना चाहिए? है लो। प्लस CO2 को सपोर्ट करने वाले 2 बेवकूफ फैक्टर हैं, वो भी यहाँ पे कम होने चाहिए। क्या? एक टेम्परेचर है जो कि CO2 से बड़ा प्यार करते हैं। नहीं भाई, जब जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, CO2 को बनाना ज़्यादा प्रेफर करता है, तो ये भी लो होना चाहिए। और एक H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन लो होना चाहिए। ठीक है, सो 4 फैक्टर्स हैं, PO2, PCO2, टेम्परेचर, H+ आयंस। इनमें से ये तीनों जो कि CO2 को प्रमोट करते हैं, या अपन कह सकते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ने में प्रमोट करते हैं, वो यहाँ पे लो होने चाहिए। अगर ये तीनों हाई हो जाएंगे ना, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का झगड़ा करा देंगे ये, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बॉन्ड टूट जाएगा। पर अगर हम चाहते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बने, तो ये 3 फैक्टर होने चाहिए लो, और ये फैक्टर होना चाहिए हाई। तुम समझ रहे हो? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों एक तरीके से एक बॉन्ड बना रहे हैं, ये एक तरीके से हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मान लेते हैं अपन। ठीक है, इनको लड़ाने के लिए ये 3 फैक्टर हैं, ये कम करने हैं, तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और अगर ये तीनों फैक्टर बढ़ जाएंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपना रिश्ता तोड़कर डाइवोर्स ले लेंगे। क्लियर है? अब एल्वियोलाई में ये चारों फैक्टर इस तरीके से हैं कि भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है यहाँ पे, तो एल्वियोलाई में हमेशा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और डेफिनेटली तुमको पता है ऑक्सीजन फाइनली हमें सेल को देनी है, तो सेल में जाके फैक्टर उल्टे हो जाएंगे। इन्हीं फैक्टर्स को अगर मैं सेल में देखूँ तो देखो सिंपल है, सेल में क्या होगा? PO2 क्या कर दो? लो कर दो, PCO2 हाई कर दो, टेम्परेचर हाई कर दो, pH H+ ये हाई कर दो। ये तीनों फैक्टर जब हाई हो जाएंगे तो भाई ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे को छोड़ देंगे, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा और ऑक्सीजन सेल के पास चला आएगा। ये फैक्टर याद रखने ज़रूरी है। ठीक है, फिर एक सिंपल सा ग्राफ है, इसको तुम देख लो, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी सा ग्राफ है। देखो क्या है, ये यहाँ पे दिखा रखा है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, यानी कि PO2। इधर आपको PO2 दिखा रखा है, इधर की साइड अपन को दिखा रखा है ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि देखो कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बनती जाएगी आगे जाते जाते। तो हम यही देख रहे हैं हीमोग्लोबिन
कितनी ऑक्सीजन लेके सैचुरेट हो रहा है, सैचुरेट का मतलब उसका पेट भर गया, भाई अब नहीं चाहिए मुझे ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे जैसे जैसे तुम आगे जाते जाओगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ से हीमोग्लोबिन, एक ऐसा हीमोग्लोबिन आया जिसके चारों हाथ खाली हैं, ये हीमोग्लोबिन आया है जिसके चारों हाथ खाली हैं, तो यहाँ आके तो वो एक्साइटेड हो जाएगा, ओ वाओ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, तो यहाँ से वो बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। ऐसे इमेजिन करो, यहाँ पर आते आते एक ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पे आते आते एक और ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पे आते आते एक और ऑक्सीजन जुड़ गया। हालांकि ये पूरे एंटायर हीमोग्लोबिन के लिए, पर मैं तुम्हें एक से समझा रही हूँ। यहाँ आते आते इसका एक और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ गया, बस अब तो इसके पास हाथ ही नहीं बचे, 4 हाथ वाला है, 4 ही ऑक्सीजन पकड़ सकता है। तो यहाँ आके एक टाइम आएगा जब सैचुरेशन आ जाएगा, इसके आगे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं पकड़ सकता। क्लियर है? तो जब भी तुम इस साइड जाओगे ये सारे फैक्टर धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, ऑक्सीजन को लेके एफिनिटी खत्म करते जाएंगे। क्यों भाई, वो बाइंड करता जा रहा है, एक टाइम बाद सैचुरेट हो जाएगा। और जब आप इधर की साइड जाओगे तो सारे फैक्टर ऐसे होंगे, जिस ऐसे इमेजिन कर लो, देखो सिंपल है, ये मैं हीमोग्लोबिन हूँ, यहाँ जैसे जैसे मैं आगे जाती जा रही हूँ ना, मेरे सारे हाथ ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं, तो यहाँ मैं सैचुरेट हो जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ आते आते मेरी ऑक्सीजन को लेके लगाव कम होता जाएगा। अरे भाई सारा ऑक्सीजन मेरे पास ही, काहे का लगाव। ठीक, और अगर मैं इधर की बात करूँ, यहाँ एक एक लेवल में पीछे जाऊँ तो मेरे एक एक हाथ खाली करते जाओ वापस से, तो मैं अभी पकड़ना चाहती हूँ, तो मेरा ऑक्सीजन को लेके प्यार ज़्यादा रहेगा। इन शॉर्ट तुम्हें पता है, इसके लिए मेरे को तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है, देखो जब तक अपने पास कोई चीज़ नहीं आती ना, अपन पागल हुए फिरते हैं उस चीज़ के लिए, पैसा 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 चाहिए। ठीक है, फिर कुछ भी ले लो, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके लिए अपन पागल होते हैं। एक बार जब वो चीज़ अपने पास आ जाती है ना, अपन बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, अरे अब तो मेरे पास ही। एग्जैक्ट सेम हाल है यहाँ, आगे जाते जाते हीमोग्लोबिन की नज़रों में ऑक्सीजन की वैल्यू खत्म होती जाती है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ जब वो था ना, तो उसको ऑक्सीजन की वैल्यू पता है। समझ आ गया तुमको ये बात? ये एग्जैक्टली वही है जो अपन अपनी ज़िंदगी में फील करते हैं। क्लियर है? इज़ इट वेरी क्लियर? चलो अब आ जाओ कार्बन डाइऑक्साइड पे, बहुत ही सिंपल है, फटाफट देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पहली बात तुम लोग सुनो, 100% कार्बन डाइऑक्साइड मैं मान रही हूँ। ठीक है, जब मैं ट्रांसपोर्ट करूँगी तो किन किन मीडियम से करूँगी? पहला मेरे पास हीमोग्लोबिन है, याद है तुमको। दूसरा मेरे पास प्लाज्मा है। CO2 के लिए एक और तीसरी चीज़ होती है, दैट इज़ बाइकार्बोनेट फॉर्म। ये 3 फॉर्म में जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन से सिर्फ 20 से 25% ही कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, प्लाज्मा, पुअर प्लाज्मा यहाँ पे भी फेल हो गया, सिर्फ 7% CO2 को ट्रांसपोर्ट कर पाता है, और रिमेनिंग तुम खुद काउंट कर लो, 20 और 7 30% अप्रॉक्स हो गया। ठीक है, तो 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। समझ रहे हो तुम? CO2 और ऑक्सीजन में डिफरेंस है। हीमोग्लोबिन 97% ऑक्सीजन लेके जाता है, बट सिर्फ 20 से 25% ही CO2 पकड़ता है। उसको भाई CO2 से मतलब नहीं है, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए उसको। ठीक है, इधर प्लाज्मा, उधर भी बेचारा 3% ही ले जा रहा था, इधर भी 7% ले जाता है। यहाँ पे नई चीज इंट्रोड्यूस हुई एज बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट ये कितना ले लेता है? 70% CO2 बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो अब ये बाइकार्बोनेट फॉर्म क्या है, ये देखो, जस्ट ऊपर की इक्वेशन है, बहुत सिंपल है। देखो CO2 को, केमिस्ट्री वाले बच्चे तो इजीली समझ जाते हैं, CO2 को वाटर से रिएक्ट करो, H2CO3 बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। ये जो रिएक्शन है इसको कैटेलाइज, या कह सकते हैं एक एंजाइम करवाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, वो इस रिएक्शन को कराता है। अब क्या होगा, H2CO3 की फॉर्म में ये चला जाएगा जाएगा जाएगा। अब इसको एल्वुलाई पे जाके दोबारा टूटना पड़ेगा ना भाई, CO2 को बाहर निकालना है। तो ये एक्चुअली में ये वाली जो रिएक्शन होती है, ये सेल के लेवल पे होगी, ये इस फॉर्म में बन जाएगा। अब तुमको पता है ये वाली फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, थोड़ी सी स्टेबल कम होती है, तो ये H+NHCO3 इस फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, इन शॉर्ट बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये फॉर्म ब्लड में ऐसे ही मूव करेगी, बट जैसे ही ये एल्वुलाई तक पहुंचेगी, एज इट इज रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। फटाफट फटाफट वापस से H+ और HCO3 ये जो है ये वापस कार्बोनिक एसिड बना लेंगे, कार्बोनिक एसिड टूट के दोबारा CO2 H2O बना देगा, और एल्वुलाई के पास CO2 आ जाएगा। इन शॉर्ट सेल के लेवल पे ये रिएक्शन हुई और ये बन गया। ठीक है,
ब्लड में इसी फॉर्म में ये मूव करते हैं। देखो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में 70% CO2 मूव करता है इस फॉर्म में। अब ये ऐसे ही फॉर्म में मूव करता करता ब्लड के पास जाएगा, ब्लड से सेल्स से जाते जाता ब्लड पूरा एल्वेलाई के पास चला जाएगा। जैसे ही ये एल्वेलाई के पास पहुंचेंगे, इनको इस पूरी रिएक्शन को दोबारा रिवर्स गियर में करके CO2 बनाना पड़ेगा और फाइनली एल्वेलाई इस CO2 को धक्का मार के बाहर निकाल देगा। समझ गए? तुम कितना ही रूप बदल के आओ, CO2 को तो केक खानी ही पड़ेगी। समझ आ गया? तो ये सेल के लेवल पे है, ये बना, ये रिवर्स होके वापस से CO2 दे देगा। क्लियर है? अब लास्ट बात देख लो, क्योंकि भाई हीमोग्लोबिन के साथ भी ये बाइंड कर रहा था, तो तुमको जैसे मैंने बताया ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बनता है। सो जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसको हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इनकी बॉन्डिंग जैसे ऑक्सीजन की ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाती है, इसकी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखो एक मजेदार बात, ऑक्सीजन से जैसे अभी हीमोग्लोबिन को प्यार है ना, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से भी ज़्यादा किसी से प्यार है, दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। तुमको पता हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है अपनी बॉडी के लिए, बट हमारा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए पागल होता है। समझ रहे हो तुम? नॉर्मल कंडीशन में तो हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता ही नहीं है, इसलिए वो ऑक्सीजन से ही प्यार दिखाता रहता है, आ अपन बॉन्ड बना के आगे आगे चलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। बट अगर इस हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए, अगर इसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए तो ये हीमोग्लोबिन इसके लिए बावरा हो जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन को किक मार देता है, भग जा, मुझे नहीं बनाना तेरे साथ बॉन्ड, अब तो मैं अपनी प्यारी कार्बन मोनोऑक्साइड के पास ही जाऊंगा। तो ये रहा हमारा प्यार में पागल हीमोग्लोबिन, और ये बॉन्ड बना लेता है किसके साथ? कार्ब अमीनो, इस तरीके का ही फेस है ना, हाँ, ये बना लेता है किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ज़्यादा बदतमीज़ है, ये स्टेबल बॉन्ड बना लेता है हीमोग्लोबिन के साथ, यानी कि हीमोग्लोबिन को छोड़ता ही नहीं। एक बात समझो, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो रिश्ता है, उनको पता है कि भाई ऑक्सीजन की ज़रूरत सेल्स को है, तो टाइम आने पे वो टूट भी जाते हैं। मैंने तुमको बताया था ना, सेल की कुछ फीचर्स, PO2 कम हो जाता है, PCO2 ज़्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, H+ ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर ऑक्सी हीमोग्लोबिन तोड़कर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, जा अब तू अपना काम कर। ठीक है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा नहीं करती। कार्बन मोनोऑक्साइड उन लड़कियों की तरह जो चिपकू लड़कियां नहीं होती, पीछे पड़ गई तो पड़ी जाती हैं, छोड़ती ही नहीं है। तो हीमोग्लोबिन वैसा ही टाइप का लड़का है जो बहुत पागल हो रहा है इस कार्बन मोनोऑक्साइड के पीछे, और कार्बन मोनोऑक्साइड को ये पता है और वो उसको छोड़ती ही नहीं है। ठीक है, अब तुम ध्यान से इस बात को सुनो, अगर हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं छोड़ेगी तो ये जब तक इसको नहीं छोड़ेगा ये ऑक्सीजन को पकड़ ही नहीं पाएगा। अगर ये ऑक्सीजन को नहीं पकड़ पाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। अब तुमको याद है 97% ऑक्सीजन इसी फॉर्म में मूव करती है। अभी तो हीमोग्लोबिन फ्री नहीं है, वो तो बिजी है कार्बन मोनोऑक्साइड में, छोड़ ही नहीं रहा उसको। तो ये ऑक्सीजन को इग्नोर मारता रहेगा। मीनवाइल आपकी बॉडी की जो सेल्स है ना, ये रोने लग जाएंगी, अरे प्लीज़ ऑक्सीजन दो, प्लीज़ हमें ऑक्सीजन दो, वरना हम मर जाएंगे बिना उसके किसके एनर्जी के। ये रोते रह जाते, इनको ऑक्सीजन नहीं पहुंचाता। हीमोग्लोबिन बिजी हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, यानी कि इन शॉर्ट इन दोनों का बॉन्ड कैसा होता है? हाईली स्टेबल बॉन्ड। और हीमोग्लोबिन सारी जिम्मेदारियां छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़े चला रहता है। ठीक है, अंत में क्या होता है? आपकी बॉडी की सेल्स को एनर्जी नहीं बना पाती, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही, और आपकी बॉडी धीरे धीरे क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी से सफोकेशन के कारण मर जाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो नहीं होते गांव में लोग सिगड़ियाँ जला के सोते थे। एक्चुअली में ये होता है, जब आप बंद कमरे में सिगड़ी जलाते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही आप अंदर लोगे, डेफिनेटली आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन बावड़ा हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को देख के, उसके साथ स्टेबल बॉन्ड बना लेता है, छोड़ता ही नहीं है उसको। जब तक ये टूटेगा नहीं, ऑक्सीजन इससे आके बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन इससे बाइंड नहीं होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और ऐसा ये बॉन्ड बना ही रह जाता है, और ऑक्सीजन वहीं की वहीं रह जाती है, बॉडी की सेल्स रोती रह जाती हैं, और अल्टीमेटली इंसान सफोकेशन के कारण खत्म हो जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, कितनी ज़्यादा एफिनिटी है? तो सुनो,
200 टाइम ज़्यादा एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके, समझ रहे हो तुम। जहाँ नॉर्मल में ये ऑक्सीजन को प्यार दिखा रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड के आते ये पागल हो जाता है, 200 टाइम ज़्यादा एफिनिटी है इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके, तो फिर ऑक्सीजन की क्या हिम्मत, हो तो साइड हो ही जाती है। क्लियर है। इसके साथ कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और बेसिकली हमें इसका डिफरेंस पता चल गया। अब लास्ट बात जो इसके बारे में वो देख लो, ये है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगर कहीं टर्म आ जाए तो डरना मत, वो क्या है, इस हीमोग्लोबिन, बावरे हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड है। ठीक है, तो 3 टर्म बताई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तुम याद कर लेना कौन सा तीनों किसका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ गए, बस अपन एंड पे आ गए। देखो ध्यान से देखो, ये अपनी बॉडी की सेल्स हैं। ठीक है, बॉडी की सेल्स पूरा का पूरा वही अपना रेस्पिरेशन करती रहती हैं, CO2 बनाती रहती हैं, एनर्जी बनाती रहती हैं, O2 लेती रहती है, चलता रहता है। तो यहाँ पे CO2 ज़्यादा होती है हमेशा, देखो CO2 ज़्यादा होती है। तो देखो CO2 यहाँ से यहाँ आ रही है, ये देखो ब्लड के पास आ रही है, और इधर ब्लड ये RBC ये खूब सारा O2 लेके आता है, तो O2 यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये देखो O2 यहाँ से बॉडी सेल के पास चल जाता है। तो जो तुमने एल्वेलाई में किया था उसका उल्टा यहाँ कर देते हो। एल्वेलाई में क्या करते हो, एल्वेलाई से जो ब्लड आता है, इस ब्लड को O2 दिया जाता है और CO2 लिया जाता है। यही ब्लड यहाँ आके क्या करता है, CO2 ले लेता है और O2 दे देता है। क्लियर है। इसके साथ हमारा ह्यूमन से रिलेटेड जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो अपन कंप्लीट करेंगे। आई होप तुमको ये सारा जितना भी अपन ने आज समझा वो इजीली समझ आया होगा। प्लस अगर तुम्हें किसी भी टाइप का डाउट है, सो डेफिनेटली अगेन आई एम गिविंग माई नंबर, यू कैन शेयर योर डाउट्स विद मी। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होपफुली आप अपने सारे डाउट्स मेरे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।